हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस इज अ कृषि मैम। स्वागत करते हो आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वेदांतु सीबीएसई क्लास 9th। यस, तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम मिल रहे हैं फॉर द वन शॉर्ट लेक्चर ऑफ बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो हमारा चैप्टर है, ये काफी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, प्लस बच्चों को ये काफी डिफिकल्ट चैप्टर लगता है। तो ये जो चैप्टर है, हम इस चैप्टर को पूरी तरीके से फिनिश करेंगे बेटा इसी लाइव सेशन में। तो ये सबसे पहले तो फायर इमोजीज बना देना है चैट बॉक्स में, जैसे हमेशा की तरह हम फायर इमोजीज बनाते हैं चैट बॉक्स में। शुरू करने से पहले एनर्जी हाई रखनी है, टेक्स्ट बुक अपने पास रखना है, नोटबुक अपने पास रखना है और बढ़िया तरीके से नोट्स बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि कृषि मैम आप सभी को नोट्स बनाने को कहेंगे एंड नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, बिकॉज यही वो नोट्स रहेंगे जो आप एग्जाम के टाइम पे फॉलो करेंगे। आई डोंट वांट कि कोई भी बच्चा जो पब्लिकेशंस के बुक्स होते हैं उसमें से आप देखें वो नोट्स, क्योंकि जो आपके खुद के नोट्स होंगे, अगर आप नोट्स बनाने का जो प्रैक्टिस है वो अभी से आप शुरू करोगे ना, तो आपको 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में इजी पड़ेगा। और ये प्रैक्टिस आपको अभी से शुरू कर देनी है। मैं मानती हूँ कि आपने फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ ये स्टैंडर्ड में इतना नोट्स को नहीं किया होगा, सीरियसली नहीं लिया होगा, बट 9th स्टैंडर्ड से आपको ये स्टार्ट ही कर देनी है प्रैक्टिस। यू हैव टू मेक नोट्स। चलो फायर इमोजीज बना देंगे सारे बच्चे। एवरीवन, फायर इमोजीज। हेलो हेलो क्रिश। फायर इमोजीज सारे बच्चे आ चुके हैं। दोपहर का टाइम है, पर सोने का टाइम नहीं होना चाहिए ये। चलो ओके, चलिए। तो फर्स्ट चैप्टर जो हमारे बायोलॉजी का है, दैट इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम प्यार से सेल भी कहते हैं। तो यही चैप्टर का हम जिक्र करने वाले हैं। अब बेटा ये जो सेल चैप्टर है, ये हमने काफी ज्यादा ऑलरेडी पढ़ लिया है। इसके बेसिक्स तो हमने कर ही लिए थे व्हेन वी वर इन 7th स्टैंडर्ड, 8th स्टैंडर्ड। तो ये जो सेल चैप्टर है ये हमारे लिए न्यू नहीं है, राइट। सेल हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, सेल ऑर्गेनल्स भी हम काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। सो वी आर नॉट न्यू टू दिस पर्टिकुलर टर्म, राइट। बट जो सेल चैप्टर है, इसमें हम काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं व्हेन 9th स्टैंडर्ड कम्स। तो 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा हम ज्यादा एडवांस फॉर्म में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन करवाने से पहले मैं आपको ना एक एग्जांपल से समझाती हूँ। अब हमारे सबके घर पे पिज्जा आता है, राइट। कभी हमको क्रेविंग होती है कि पिज्जा खाना है, तो यू ऑर्डर थ्रू जोमैटो, स्विगी या डोमिनोज ऐप से, या मतलब कुछ भी आप ऑर्डर करते हो। तो आपको पिज्जा चाहिए, आप खाली ऑर्डर करते हो, पर वो जो ऑर्डर का जो पूरा प्रोसेस है, ये हम कभी सोचते नहीं है। सबसे पहले जब भी आप कोई रेस्टोरेंट का ऑर्डर देते हो, तो वो रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, वो शेफ के पास जाएगा। शेफ क्या करेगा, सबसे पहले तो वो डो तैयार करेगा, राइट। वो डो तैयार करेगा, वो डो के ऊपर सारे ही सॉसेस लग जाएंगे। तो यो यहाँ पे डो आ गया, बेस आ गया, उसके ऊपर सारे सॉसेस लग गए, जो भी आपके फेवरेट सॉसेस है वो तरीके के सॉसेस लग जाएंगे। फिर सॉसेस के ऊपर क्या आएंगे, टॉपिंग्स आएंगे, जो भी आपके फेवरेट टॉपिंग्स है, जैसे कि बेल पेपर्स हो गए, ब्रोकली हो गया, कॉर्न हो गया, चेरी टमेटोज हो गए, ऑलिव्स हो गए, जो भी आपके फेवरेट टॉपिंग्स है, वो सारे टॉपिंग्स शेफ ने रख दिए। उसके बाद में क्या, उसके बाद में वो टॉपिंग्स रख दिया, बहुत सारा चीज रख दिया, एंड पिज्जा इज रेडी। क्या ये पिज्जा आपको डायरेक्टली दिया जाएगा? नहीं, इसका मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस तो अभी तक बाकी है, दैट इज बेकिंग। तो यहाँ पे उसके बाद में अवन में डाला जाएगा, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स द पिज्जा इज रेडी टू ईट। अब ये जो पिज्जा बना है, ये रेस्टोरेंट में बना है, राइट। आपने ऑर्डर किया है, होम डिलीवरी आपको चाहिए, तो क्या होगा, ये जो शेफ जिसने बनाया है, ये शेफ आपको देने तो नहीं आएगा ना, घर पे देने आएगा, ऐसे हाथ में देने आएगा। ये गर्मा गर्म पिज्जा जो उसने बनाया वो हाथ में आपको ऐसे देने तो नहीं आएगा। वो क्या करेगा, वो बॉक्स में पैकेजिंग करेगा, राइट। एक बॉक्स लेगा जिसमें वो पिज्जा डालेगा, अच्छी तरीके से पैकेजिंग करेगा, सेलोटेप वेलोटेप मारेगा, एंड देन वो एक पैकेजिंग थैली में रखेगा और फिर वो डिलीवरी बॉय को देगा, जिससे वो आपके घर पे, देखो ये से पैकेजिंग होगा, फिर
फाइनली डिलीवरी बॉय ऐसे लेके आएगा। तो ऐसे तो कोई नहीं लेके आता ना पिज्जा, ऐसे हाथ में लेके तो कोई पिज्जा नहीं आता है, ऐसे लेके आता है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ पिज्जा मेकिंग। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम इतना आप प्रोसेस क्यों बता रहे हो, हमारा चैप्टर पिज्जा मेकिंग का चैप्टर नहीं है, हम कोई कल्नरली स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं जहाँ पे हमको सेल के बारे में समझना है। मुझे पता है सेल के बारे में समझना है, पर लॉजिक यहाँ पे सेम ही होता है। जैसे आपने देखा कि पिज्जा एक बनाने के लिए इतना सारा प्रोसेस है, और वो सारे प्रोसेस में डिविजन्स है कि तुझे ये डिपार्टमेंट में तुझे यही टॉपिंग्स का खाली डिपार्टमेंट देखना है। वो जो टॉपिंग्स डाल रहा है वो ये नहीं देखेगा कि पैकेजिंग कैसा हो रहा है, पैकेजिंग वाला बंदा पिज्जा कैसे बन रहा है वो नहीं देखेगा। तो इसका मतलब है कि कोई भी फैक्ट्री में हर एक का खुद खुद का डिपार्टमेंट है जो सिर्फ खुद का फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट। और हर एक फंक्शन जब परफॉर्म हो जाते हैं स्मूथली, तब जाके एक पूरी तरीके से सिस्टम बन पाता है। तो सेम बेटा हमारे बॉडी में भी बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं, और यही सारे प्रोसेसेस एक पर्टिकुलर यूनिट परफॉर्म करता है, एंड दैट यूनिट वी कॉल इट एज सेल। ठीक है, तो यहाँ पे सेल में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, और वो डिपार्टमेंट्स को हम कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स है, वो हर एक सेल ऑर्गेनल एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए डेडिकेटेड है। जैसे कि अगर मैं बोलूं स्टोरेज, तो स्टोरेज के लिए हमारे पास वैक्यूअल है। अगर मैं बोलूं एनर्जी प्रोडक्शन, तो एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी एक सेल ऑर्गेनल है, दैट वी कॉल इट एज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट। अगर मैं बोलूं पैकेजिंग के लिए, जैसे कि वहां पे पिज्जा पैकेजिंग करने के लिए एक अलग से यूनिट था, तो वैसे ही यहाँ पे भी जो भी चीजें बन रही है, जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, उसको भी पैकेजिंग करके सेल के बाहर निकाला जाता है, और वो यहाँ पे गोल्गी करता है। तो आप मान के चलो कि हर एक चीज हमारे बॉडी में या हमारे सेल में एक एक डिपार्टमेंट देख रहा है, एंड दैट वी कॉल इट एज सेल ऑर्गेनल्स। समझ में आ रहा है? तो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि हर एक चीज देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और वो अपना अपना खुद का फंक्शन परफॉर्म करेंगे, जिससे all reactions या all activities in the cell will happen. All activities in the cell will happen. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे इस तरीके से चीजें चलती है। अब यहाँ पे देखो आप, अलग अलग यूनिट्स है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गया, किचन हो गया। हमारे सेल में किचन भी है, मानोगे हमारे सेल में एक किचन भी है। हमारे सेल में नहीं, प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। हम तो खुद बना नहीं पाते खाना, हम तो हेटेरोट्रॉफ से, हम तो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पर ये लोग अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, इनके अंदर किचन करके रहता है। और क्या कोई बता सकता है किचन कौन है? किचन ऑफ द सेल, प्लांट सेल में किचन ऑफ द सेल कौन है? क्या कोई बता सकता है? ये आपके एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है। काइंडली नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, डैश इज द किचन ऑफ द प्लांट सेल। क्या कोई बता सकता है? बताइए, किचन ऑफ द सेल कौन है? प्लांट सेल का किचन ऑफ द सेल, ये आपके नोटबुक में हो जाना चाहिए लिख के, एमसीक्यू है। प्लांट सेल में किचन होता है, किचन ऑफ द सेल, विच सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड एज द किचन ऑफ द सेल? यस, नहीं, राइबोसोम्स नहीं है। बताइए, सोचिए जरा। किसी ने तो कहा है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट जो कि फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस में हेल्प करता है, दैट इज द प्रोसेस जहां पे खुद का खाना वो खुद बना लेते हैं। बट व्हाट इज द सेल ऑर्गेनल जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस चलता है? दैट इज क्लोरोप्लास्ट, राइट। दैट इज क्लोरोप्लास्ट, एंड क्लोरोप्लास्ट इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। तो क्लोरोप्लास्ट हो गया अपना किचन ऑफ द सेल। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे हम ये टॉपिक को भी एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, जब भी क्लोरोप्लास्ट का टॉपिक आएगा तो बेटा हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। अब खाली हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, इसलिए इसको खाली नोट डाउन कर लीजिए। फिर पैकर्स एंड मूवर्स, जब भी हम घर शिफ्टिंग करते हैं,
हाउस शिफ्टिंग करते हैं एक घर से दूसरे घर जाने के लिए, तो पूरा सामान जो पैक करना होता है, पूरा सामान जो मूव करना होता है, उसके लिए भी हमारे सेल में चीजें हैं, जैसे कि गोल्गी हो गया, राइट, ईआर हो गया, तो ब्रेन ऑफ द सेल भी है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी है, स्टोर रूम ऑफ द सेल भी, और गार्बेज बैग भी है। ये सारी चीजें हमारे सेल के अंदर है। ब्रेन ऑफ द सेल न्यूक्लियस हो गया, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, स्टोर रूम कौन हो गया, वैक्यूल हो गया, अगेन यहाँ पे गार्बेज बैग, जो भी गंदी गंदी चीजें होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसको भी स्टोर किया जाता है इन द वैक्यूल्स। तो हमारे सेल में सारी ही वो चीजें हैं जो कि फैक्ट्री में यूज होती है, एंड ये हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग फंक्शन रहता है। अब बात करेंगे हम लोग सेल शेप एंड सेल साइज। हम सबको लगता है कि सेल मतलब हमेशा माइक्रोस्कोपिक, बट दैट इज रॉन्ग। सेल हमेशा माइक्रोस्कोपिक नहीं होता है। कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं जो हमें नेकेड आइज से दिखते हैं, जैसे कि जो अंडा होता है, मुर्गी का अंडा होता है, वो हमें दिखता है, राइट, बट डज दैट मीन के वो एक सेल नहीं है? दैट इज अ सेल। जो मुर्गी का अंडा होता है दैट इज अ सेल, पर हमें तो ये दिखता है, और ये कितना बड़ा होता है, राइट। तो सेल नीड नॉट बी ऑलवेज स्मॉल, नीड नॉट बी ऑलवेज माइक्रोस्कोपिक, इट कैन बी बिग ऑल्सो, इट कैन बी लॉन्ग ऑल्सो। जैसे कि न्यूरॉन की मैं बात करूं, तो न्यूरॉन एक बहुत लंबा सेल है, इट इज अ ब्रेन सेल। अगर मैं बात करूं कि एडिपोज टिश्यू के अंदर जो सेल्स होते हैं, वो इस तरीके के सेल्स होते हैं जिसके अंदर पूरा ही तेल से भरा हुआ है। ये येलो येलो क्या है, ये इसके अंदर लिपिड्स है या फैट्स है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही सेल्स में फैट्स होंगे, राइट। तो हर एक सेल अपने अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग खुद को मॉडिफाई कर लेता है, एंड इसलिए कहा जाता है कि सेल का कोई स्पेसिफिक शेप या स्पेसिफिक साइज या स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता है। वो अकॉर्डिंग टू द फंक्शन खुद को अलग कर देता है, खुद को अडेप्ट कर देता है, राइट। आरबीसी एकदम अलग दिखता है, स्पर्म एकदम अलग दिखता है, स्पर्म के पास ये फ्लैजेला होता है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही सेल्स के पास फ्लैजेला होगा, राइट। फिर ये क्या है, ये एक मसल सेल है, तो मसल सेल इज लाइक अ स्पिंडल शेप। तो हर एक सेल का, कहने का तात्पर्य ये है कि हर एक सेल का शेप, साइज एंड फंक्शन डिफरेंट होता है। क्या सारे बच्चे इस चीज को नोट डाउन करते जा रहे हैं? चलिए, अब बात करेंगे हम सेल का डिस्कवरी कैसे हुआ, सेल आखिर आया कैसे। तो सेल का डिस्कवरी किया गया था बाय वन पर्सन। क्या सारे बच्चे चैट बॉक्स में लिख सकते हैं वो साइंटिस्ट का नाम, क्योंकि आपको ये मैच द फॉलोइंग के टाइप में आएगा, आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा, आपको ये मैच द फॉलोइंग आएगा, आपको ये हर एक टाइप के सवाल आ सकते हैं। सो यू शुड नो कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था। सारे बच्चे लिखेंगे चैट बॉक्स में कि सेल का डिस्कवरी किसने किया था। वेरी गुड एवरीवन, रॉबर्ट हुक। हुक का स्पेलिंग प्लीज रॉन्ग मत लिखिए, मैं देख रही हूँ यहाँ पे चैट बॉक्स में कुछ बच्चे रॉबर्ट हुक का नाम ई नहीं लगा रहे लास्ट में, तो हुक में के ई है लास्ट में, तो प्लीज इसको आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इस इंसान का नाम याद रखना है हमें, क्योंकि ये आपको एमसीक्यू आ सकता है। यू हैव टू नोट इट डाउन, रॉबर्ट हुक, नाम तो सुना होगा, राइट। तो रॉबर्ट हुक इज द करेक्ट आंसर, सारे बच्चे एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बेटा, सेल डिस्कवर किया था। क्या कोई बता सकता है सेल उसने किस में देखा था? क्या उसने कोई प्लांट लीव्स में देखा था, कि उसने कोई एनिमल टिश्यू देखा था, क्या देखा था, किस में देखा था? सबसे पहले उसने सेल किस में देखा था? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, सेल उसने सबसे पहले वेरी गुड, यहाँ पे कॉर्क इज द करेक्ट आंसर। कॉर्क क्या होता है बेटा? कॉर्क इज द डेड पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो डेड टिश्यू टाइप होता है, और उसने डेड टिश्यू में देखा था कॉर्क सेल को, तो कॉर्क सेल इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे आंसर होगा कॉर्क सेल।
सेल क्यों रखा? क्वेश्चन आता है मन में कि सेल, आखिर सेल का मतलब क्या होता है? तो लैटिन भाषा में सेल को कहा जाता है एक बंद कमरा। जैसे कि जेल में ना वो लोग बोलते हैं कि एक एक जो बंद कमरे हैं तो उनको बोलते हैं सेल, कि आई एम गोइंग टू अ सेल। तो सेल मतलब एक बंद कमरा। तो उसने जब भी माइक्रोस्कोप में देखा तो उसको ना कुछ अलग अलग बंद कमरे देखने को मिले, हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर दिखा, तो उसने बोल दिया कि हाँ ये सेल है। तो उसके माइंड में क्योंकि वही आया सिनेरियो कि ये तो बंद कमरे जैसा लग रहा है, तो इसका नाम दे देता हूँ सेल। तो उस तरीके से यहाँ से कहानी शुरू होती है सेल नाम की। तो तब से लेके आज तक हम लोग अभी भी उसको सेल ही बोल रहे हैं। अब बात करते हैं सेल थ्योरी की। सेल थ्योरी में ये तीन लोगों का हमें नाम याद रखना है। सबसे पहले तो श्लिडिन, दूसरा नाम है श्वान, तीसरा नाम है वर्चाउ। श्लिडिन थे बॉटनिस्ट। श्लिडिन बॉटनिस्ट थे। बॉटनिस्ट मतलब समझता है, वो लोग प्लांट्स को स्टडी करते थे। अच्छा एक बात मैं बता देती हूँ, सेल थियरी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बोलती हूँ फिक्स क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में, सेल थ्योरी का आने ही वाला है। आपको 2 मार्क्स का, 3 मार्क्स का सवाल आ सकता है। तो इसको आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना है मार्क। जैसे मैंने कहा था कि ये वन शॉट में मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको बताने वाली हूँ, पर वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको नोट डाउन करना है। यू हैव टू नोट इट डाउन इन योर नोटबुक, जिससे आपको समझ में आए कि हाँ मैम ने ये कहा था। तो एक हाइलाइटर या एक रेड पेन लेके बैठना, सो दैट यू कैन राइट इट इन योर नोटबुक कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेल थियरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सेल थियरी को स्टार्ट कैसे करना है? सबसे पहले तो जो श्लिडन था और श्वान था, कि श्लिडन एंड श्वान एक जूलॉजिस्ट था, एक बॉटनिस्ट था। बॉटनिस्ट श्लिडन था, श्वान जूलॉजिस्ट था। मतलब ये प्लांट्स को स्टडी करता था, ये एनिमल्स को स्टडी करता था। दोनों ने एक चीज कॉमन देखी, कि दोनों ने यही चीज देखी कि प्लांट्स वाला जो स्टडी कर रहा था ना, प्लांट्स वाले में भी उसने देखा कि सभी में सेल्स है। जो रॉबर्ट हुक ने देखा था कि बंद कमरे, प्लांट्स में भी उसको वही दिखा, बंद कमरे। तो श्लिडन ने बोल दिया अपनी भरी सभा में, मतलब वो लोग का ना अलग से किटी पार्टी चलता है साइंटिस्ट लोग का। तो उसने तभी ऐसे बोल दिया कि तुझे पता है मैं प्लांट में स्टडी कर रहा था, तो प्लांट में ना मुझे ऐसे सेल्स दिखे। ठीक है, सब लोग मान गए, अच्छा अच्छा सेल दिखे आपको, प्लांट में दिखे, ओके ओके। फिर श्वान भी गया वो किटी पार्टी में। श्वान भी बोला कि मैं ना एक दिन एनिमल्स के टिश्यू को देख रहा था माइक्रोस्कोप में, और मुझे भी वो बंद कमरे दिखे। तो इसका मतलब है कि एनिमल्स, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। श्लिडन ने बोला ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो सभी ने क्या बोला कि क्योंकि तुम लोग को मिला एनिमल्स में भी और प्लांट्स में भी, तो क्यों ना हम बोल दे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, क्योंकि उसमें प्लांट्स भी आ गए और एनिमल्स भी आ गए। वो जमाने में इतना वो लोग डिटेल में नहीं देखते थे कि बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करता है, फंगाई भी एग्जिस्ट करता है, एल्गी भी एग्जिस्ट करता है, वायरस भी एग्जिस्ट करता है। वो लोग के लिए संसार मतलब खाली प्लांट्स और एनिमल्स। और श्लेडर एंड श्वान ने बोल दिया कि ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो फर्स्ट वाला पॉइंट इसी में आ जाता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। तो ये फर्स्ट पॉइंट बन गया वो लोग का सेल थियरी का। फिर दूसरा, किटी पार्टी में ऐसा ये लोग और डिस्कस कर रहे थे कि श्लिडन ने बोला और श्वान ने बोला कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, पर सब लोग ने ना क्रॉस क्वेश्चनिंग किया कि जो सेल्स है बॉडी में आखिर वो आते कैसे हैं। मतलब क्या भगवान जी दे रहे क्या सेल्स? ऐसे डायरेक्टली थोड़ी देंगे। तो आ कैसे रहे हैं? तो श्लिडर एंड शॉन एकदम मतलब चकरा गए क्वेश्चन समझ के हाँ भाई मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं। फिर वो किट्टी पार्टी में वर्चाओ करके भी था, तो वर्चाओ भैया ने बोला कि जो सेल्स तुम लोग बोल रहे हो ना, सेल्स की जो बातें कर रहे हो, आखिर वो सेल्स आते कैसे, उसका आंसर मुझे पता है। तो उसने क्या बोला कि हर एक सेल जो है दुनिया में, हर एक सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। अगर कोई प्लांट के अंदर कोई सेल है, तो उसके अंदर जो सेल है वो कहाँ से आया? एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया। मतलब एक ऊपर उसका सेल होगा ही, अचानक से ऐसा टपकता नहीं है सेल। ठीक है, ऐसे भगवान जी ऐसे कैच एंड थ्रो नहीं खेल रहे कि हाँ भाई ले 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 सेल ले ले, ऐसे नहीं होता। सेल हमेशा एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है, उसका कोई मम्मी या उसका कोई पप्पा होगा। सो दैट इज कॉल्ड एज प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो वर्चाओ ने बोला था, ये किसने बोला था? वर्चाओ ने बोला था। ये आपको मैच द फॉलोइंग में आता है कि हु कॉल्ड के प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। तो ये श्लिडन श्वान ने नहीं बोला था,
वो लोग चुप हो गए थे किट्टी पार्टी में। किसने बोला था? ये वर्चाउ भैया ने बोला था, रुडोल्फ वर्चाउ। तो वर्चाउ सेड कि ऑल एनिमल्स एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट वो कहां से आते हैं? फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो हमेशा एक सेल ऊपर वाले सेल से आएगा। The cells is the basic unit of structure and organization performs life function। मतलब थर्ड का मतलब ये है कि सेल ही है, वही बुनियाद है जो कि एक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है। अब इसका मतलब मैं आपको समझा दूं, क्या किसी को समझा ये इसका मतलब समझा थर्ड पॉइंट का कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब क्या? ये सेलुला ई सेलुला। वर्चाओ भैया ने कुछ ऐसा अंडू गुंडू भाषा में बोला। सेलुला ई सेलुला मतलब क्या है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट का किसी को मतलब समझता है कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल? चलो, ये आपको क्वेश्चन है एनसीईआरटी में भी है, इंटेक्स क्वेश्चन में भी है कि व्हाई हम जो ये डायलॉग मार रहे हैं कि सेल आर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, पर व्हाई, व्हाट इज द रीजन? तो ये रीजन आपको लिखना है एक पैराग्राफ में। आप कैसे लिखोगे, क्या बोलोगे आप कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बट व्हाई, क्यों हम बोलते हैं इसको? कैसे बोलोगे आप? बोलिए। चलो आंसर लिखिए। चैट बॉक्स में सारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे कि क्यों हम ऐसा बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। यस, यस, दो तीन बच्चों ने लिख दिया है आंसर कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं। चलो मैं आपको समझाती हूँ। अब बेटा देखो, हमारे बॉडी में सेल्स है, ठीक है, सेल्स है। अब ये जो सेल है आगे जाके ये एक टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है ये? टिश्यू बनाता है। मतलब सारे ही वो सेल्स जुड़ जाते हैं एक दूसरे के साथ, जो कि एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और उसे हम कहते हैं टिश्यू। क्या कहते हैं इसे? टिश्यू। अब उसके बाद में क्या होता है, ये जो टिश्यूज है, अलग अलग जो टिश्यूज है, वैसे टिश्यूज एक साथ जुड़ जाते हैं जो कि एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसे हम कहते हैं ऑर्गन। क्या कहते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन, ऑर्गन यानी क्या? वैसे टिश्यूज जो कि अपना खुद खुद का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, कॉमन फंक्शन। जैसे कि अगर मैं बोलूं डाइजेशन, डाइजेशन एक तरीके का ये हो गया, फंक्शन हो गया, राइट? तो वैसे सारे टिश्यूज जुड़ जाएंगे और एक कॉमन ऑर्गन बनाएंगे, जैसे कि स्टमक हो गया। तो स्टमक में जो भी टिश्यूज इन्वॉल्व है वो सारे टिश्यूज आ जाएंगे और एक ऑर्गन बना रहे हैं। वैसे ही इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में जो भी टिश्यूज होंगे वो एक तरीके का काम कर रहे होंगे, एंड दैट इज व्हाई दे आर मेकिंग अ ऑर्गन। तो यहाँ पे यही चीज हो रही है कि सेल्स विल कम टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू, टिश्यू विल कम टुगेदर टू फॉर्म अ ऑर्गन। तो यहाँ पे ऑर्गन बन जाएगा, तो फॉर एग्जाम्पल स्टमक। उसके बाद में क्या? वैसे सारे ऑर्गन्स आ जाएंगे जो कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे कि डाइजेशन। तो डाइजेशन में स्टमक भी वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इंटेस्टाइन भी वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, इसोफेगस भी वही फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो सारे अलाइक माइंड्स, जैसे कि अगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं, तो पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, वैसे सारे ही नेता एक साथ जुड़ जाते हैं फॉर अ कॉमन मिशन। जैसे कि कांग्रेस एक पार्टी हो गई, बीजेपी एक पार्टी हो गई, राइट? फिर वो समाजवादी पार्टी हो गई। तो ये ऐसे अलग अलग पार्टीज है। तो वो सब जो पार्टीज क्यों बनी है? बिकॉज दे हैव अ कॉमन मिशन। या तुम्हारा भी जो बेस्ट फ्रेंड का ग्रुप होता है, वो सबका एक अलाइक थिंकिंग होता है, इसलिए तुम सब साथ में हो, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे भी सेम चीज है।
ऑर्गन्स जो भी सबका साथ में एक ऐसे बॉन्डिंग होता है, एक तरीके का फंक्शन सेम है, तो वो लोग एक सिस्टम बना लेते हैं, एक टीम बना लेते हैं, जिसे हम कहते हैं एक सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम्स बन जाएगा उसके बाद में। एंड सारे ऑर्गन सिस्टम्स जब अलग अलग फंक्शन वाले साथ में आ जाएंगे, जैसे कि कोई कर रहा है एक्सक्रीशन, कोई कर रहा है सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन में भी वैसे ही होगा, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड, ये सब एक साथ आएंगे जो कि एक तरीके का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, और फिर मैं उसको बोल दूंगी एक सिस्टम, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो उसमें किडनीज आ जाएंगे, यूरेटर्स आ जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगा, यूरेथ्रा आ जाएगा। वो लोग का सबका एक कॉमन मिशन है, टू गेट रिड ऑफ द यूरिन। तो एक कोई पर्टिकुलर मिशन के लिए वो लोग एक साथ जुड़े हैं, एंड दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सिस्टम। जब बहुत सारे सिस्टम्स एक साथ आ जाते हैं तो क्या बन जाएगा? लास्ट में एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो एक्सक्रीशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ये सारे ही जो सिस्टम्स है वो सब एक साथ आएंगे और क्या बना देंगे? फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। राइट? फाइनली एक ऑर्गेनिज्म बना देंगे। इस तरीके का फ्रेमवर्क चलता है हमारे बॉडी में, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। बात करेंगे बेटा हम डिफरेंशिएशन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर यानी क्या? नाम समझिए। यूनि मतलब क्या? वन, राइट? वन। सेलुलर मतलब क्या? सेल। तो एक ही सेल है अगर बॉडी में, बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, तो इसमें क्या कहूंगी? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर वही बॉडी में मल्टीपल सेल्स है, बहुत सारे सेल्स है, तो उसे मैं कहूंगी मल्टी सेलुलर। तो एक होता है यूनिसेलुलर, दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में एक ही सेल होगा। अब अगर एक ही सेल है तो जो भी बॉडी के फंक्शंस है, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में आपको बोला कि डाइजेशन एक फंक्शन है, सर्कुलेटरी एक फंक्शन है, एक्सक्रीशन एक फंक्शन है, वो सारे ही फंक्शंस एक ही सेल परफॉर्म कर रहा है, राइट? तो यहाँ पे एक ही सेल के पास सारे फंक्शंस का बर्डन होगा। यही यहाँ पे लिखा है, मेड अप ऑफ वन सेल, यहाँ पे एक ही सेल है, वही सिंगल सेल परफॉर्म करेगा सारे फंक्शंस, राइट? तो सिंगल सेल परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शंस, जैसे कि ईट, रिप्रोडक्शन, गेट रिड ऑफ वेस्ट, मूव, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल क्या होगा? अमीबा। अमीबा के पास एक ही सेल है। हम जो ड्रॉ करते हैं ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर, ये इरेगुलर स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है? कि इट इज हैविंग ओनली वन सेल, इट इज हैविंग ओनली वन सेल, और यही एक सेल सारे फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल ईस्ट हो गया, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, एक्सेट्रा। हम क्या आएंगे? हम होंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर यानी क्या? कि बहुत सारे सेल्स से बना होता है वो ऑर्गेनिज्म। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें कुछ, ये चैप्टर में कुछ ना डिस्टिंग्विश है जो हमें करने ही करने हैं, जैसे कि एनिमल सेल प्लांट सेल वाला डिस्टिंग्विश हो गया, फिर कभी कभी हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक वाला क्वेश्चन आ जाता है, फिर ये यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर तो आता ही आता है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक भी आता है। तो ये कुछ चार ये है डिस्टिंग्विशिंग है जो हमें कर लेने हैं। ये चार में से ही आएगा आपके एग्जाम में, दूसरा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, डिस्टिंग्विश में ये सिर्फ चार में से ही आएंगे। तो आप ऐसे ना नोट डाउन करते रहिए, बिकॉज नोट डाउन मैं अलग से आपको नहीं बताने वाली हूँ, आपको अभी के अभी नोट डाउन ही करते रहना है। बीच बीच में मैं बीच सेशन में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलती रहूंगी, तो आपका वो जॉब होना चाहिए कि यू हैव टू पे अटेंशन, आप मिस नहीं कर सकते। ये पूरे लेक्चर में मैं कभी भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोलती जाऊंगी। मेड अप ऑफ वन और मोर देन वन सेल, यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे सेल्स है,
तो वो बहुत सारे सेल्स को मैं डिवाइड कर सकती हूँ कि ये बंच ऑफ सेल सिर्फ यही काम करेगा या ये बंच ऑफ सेल ये काम करेगा। तो यहाँ पे मैं खुद ने ही मैंने डिविजन कर दिया है, जिससे जो फंक्शनिंग है वो बहुत स्मूथ होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ह्यूमंस का आप लिख सकते हो, कैट, डॉग, आपको जो मन में आए वो आप लिख सकते हो, क्योंकि मोस्टली सारे क्या होंगे, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होंगे। फिर जैसे मैंने कहा आपको कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक, अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हेन इट कम्स टू डिस्टिंग्विशिंग। तो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक समझने के लिए आपको मैं पूरा डायग्राम के फॉर्म में समझाती हूँ। ओके, डायग्राम के फॉर्म में मैं समझाती हूँ। सबसे पहले तो आप देख लो कि प्रो मतलब क्या, यू मतलब क्या। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक। बेटा जो प्रोकैरियोटिक होता है, प्रो यानी क्या, ब्रेक डाउन करते हैं इस वर्ड को, हम ब्रेक डाउन करते हैं। प्रो यानी प्रिमिटिव, प्रो यानी प्रिमिटिव। कैरियोटिक यानी कैरियन यानी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। वेरेज यहाँ पे यू, यू यानी ट्रू, कैरियन यानी फिर से न्यूक्लियस। इसका मतलब क्या है कि प्रिमिटिव न्यूक्लियस, प्रिमिटिव यानी कि उसके पास, प्रोकैरियोटिक के पास एक अच्छा सा न्यूक्लियस नहीं होगा। अच्छा सा न्यूक्लियस यानी क्या, कि दोनों के पास डीएनए तो जरूर होगा, बट क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है तो डीएनए जो है वो ऐसे ही लाई कर रहा है, उसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसके पास ऐसे ही डीएनए पड़ा हुआ है, इसके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। वेराज अगर मैं यूकैरियोटिक की बात करूं बेटा, तो यूकैरियोटिक के पास जो डीएनए है वो डीएनए के लिए अलग से उसके पास एक प्रॉपर एक प्रॉपर न्यूक्लियस है, एक प्रॉपर मेम्ब्रेन है। वेरेज यहाँ पे इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं है, उसके पास अगर मेम्ब्रेन है भी ना तो कैसा है, पैसा टूटा फूटा, टूटा फूटा मेम्ब्रेन है, जिसे मैं मेम्ब्रेन नहीं बोल सकती हूँ। एंड क्योंकि यहाँ पे इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है बेटा, प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इसलिए वी कॉल इट एज न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इसे, न्यूक्लियोइड। वेरस यहाँ पे क्योंकि उसके पास प्रॉपर है इसलिए हम कहेंगे इसे न्यूक्लियस। समझ में आ रहा है? यस, वेरी गुड मधुर। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल इज बैक्टीरिया, वेरी गुड। यहाँ पे न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियस का मतलब समझ रहे हो आप, क्योंकि ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि व्हाट इज अ न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, न्यूक्लियोइड इज अ मेम्ब्रेनलेस न्यूक्लियस,
इसको हम न्यूक्लियस नहीं कह रहे हैं क्योंकि दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नो प्रॉपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। प्रॉपर को हम वेल डिफाइंड बोल सकते हैं। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। यहाँ पे ऑल्सो जो सेल ऑर्गेनल्स है बेटा उसके पास भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स। इसके पास मेम्ब्रेन वाला सेल ऑर्गेनल नहीं है, एब्सेंट है। वेरेज अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके पास प्रॉपर सेल ऑर्गेनल है, राइट। इसके पास दूसरे भी ऐसे सेल ऑर्गेनल होंगे जिसके पास मेम्ब्रेन होता है। इसके पास एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सारे बच्चे नोट्स बनाएंगे मेरे साथ। वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एंड दूसरी चीज इसके पास जो सेल ऑर्गेनल्स है, ये सेल ऑर्गेनल्स भी एकदम मेम्ब्रेन वाले हैं। इसके पास बेटा राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि राइबोसोम्स होते हैं मेम्ब्रेनलेस, एंड इसलिए उसके पास राइबोसोम्स है। यहाँ पे राइबोसोम्स तो है, प्लस उसके पास दूसरे सेल ऑर्गेनल्स भी है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी, लाइसोसोम्स, ईआर, ये सब के पास मेम्ब्रेन होता है, जो कि इसके पास है पर इसके पास नहीं है। इसके पास राइबोसोम्स है। अच्छा, इसका अभी एग्जांपल्स बताएंगे प्रोकैरियोट का एग्जांपल, सारे बच्चे प्रोकैरियोट एग्जांपल, एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोट। वेरी गुड। यहाँ पे बैक्टीरिया आप लिख के आओगे, ब्लू ग्रीन एल्गे, इट इज ऑल्सो अ बैक्टीरिया ओनली। एंड दूसरी सारी चीजें यहाँ पे आप लिख के आओगी। चलिए, अब हम बात करेंगे यूकेरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स के बारे में हमने डिवीजन तो कर लिया, ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू या सेल्स आर डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक। अब हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे यूकेरियोटिक, क्योंकि यूकेरियोटिक में यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएंगे प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो अब हमें इस चैप्टर में प्लांट सेल को डिटेल में पढ़ना है, एनिमल सेल को डिटेल में पढ़ना है, एंड इसलिए नाउ वी विल बी गोइंग टू स्टडी यूकैरियोटिक सेल इन डिटेल, राइट। क्योंकि यूकैरियोटिक सेल में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल आता है। तो चलिए शुरू करेंगे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बारे में डिस्कशन। तो जो भी सेल ऑर्गेनल्स कॉमन में होंगे वो पहले हम स्टडी करेंगे, और फिर उसके बाद में हमें पता चलेगा कि कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, एंड कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है जो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में। तो ऐसे कौन से हैं वो भी मैं आपको नोट डाउन करवाती रहूंगी। सबसे पहले तो स्टार्ट करेंगे विद द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है? दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है। एंड न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है दोनों में, या किसी भी सेल के बारे में आप बात करो, न्यूक्लियस तो सबसे इंपॉर्टेंट है। व्हाई? क्योंकि न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द ब्रेन ऑफ द सेल, या तो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस क्या होता है बेटा? ब्रेन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस है ब्रेन ऑफ द सेल।
न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? वेयर इज इट लोकेटेड? न्यूक्लियस होता है सेंटर ऑफ द सेल में प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल। व्हाई ओनली इन केस ऑफ एनिमल सेल? बिकॉज प्लांट सेल में ऐसा कुछ तो स्ट्रक्चर आ जाता है बीच में जो कि न्यूक्लियस को धक्का मार के बॉर्डर में लेके जाता है। ये आपका बिगेस्ट गिव रीजन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट गिव रीजन है जो कि आपको एग्जाम में मोस्ट आता ही है। बहुत सारे स्कूल्स में मैंने ये देखा है ये वाला क्वेश्चन कि व्हाई इज इट सच कि न्यूक्लियस इन प्लांट सेल इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द पेरिफेरी। ठीक है, ये आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और इसका आंसर मुझे दीजिए कि प्लांट सेल में ऐसा क्या होता है जो कि न्यूक्लियस को शिफ्ट कर देता है। एवरीवन इन द चैट बॉक्स। वैक्यूल, वेरी गुड मयूर। इसका आंसर है वैक्यूल। वैक्यूल्स आर लार्ज। वैक्यूल्स आप अगर प्लांट सेल का देखोगे डायग्राम तो आपको पूरे प्लांट सेल में ना सबसे बड़ा वैक्यूल ही दिखेगा। पूरे प्लांट सेल में सबसे बड़ा वैक्यूल, इतना बड़ा वैक्यूल ही रहेगा खाली, जिससे ऑब्वियसली जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो जाएगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी, है ना। न्यूक्लियस को वो पूरा शिफ्ट कर देगा टुवर्ड्स द पेरिफेरी क्योंकि vacuoles are large and that is why they shift the nucleus towards पेरीफेरी। पेरीफेरी यानी बाउंड्री। इसको नोट डाउन कर लिया सभी बच्चों ने? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपका गिव रीजन के फॉर्म में पूछा जाता है एग्जाम में। चलो अब हम बात करेंगे। अच्छा एक मिनट, न्यूक्लियस अभी तक बाकी है। न्यूक्लियस तो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। अच्छा यहाँ पे हम लोग ना एक, आप खाली एक बॉक्स बना लो अपने नोटबुक में, इसका रीजन आपको बाद में पता चलेगा। एक आपको बॉक्स बना लेना है, 2 लाइंस का एक ना छोटा सा बॉक्स बना लो और उसमें आप लिखो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स, आपको इस तरीके का कुछ बॉक्स बनाना है अपने नोटबुक में। 2 लाइंस का ऐसे बना लो और यहाँ पे लिख दो डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स। इसमें सबसे पहला नाम आएगा हमारा न्यूक्लियस। फिर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग ये टेबल को फिल करते जाएंगे, पर आपको अभी ये टेबल बना के रख देना है। ठीक है, सबसे पहला नाम आ गया हमारा न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल है
इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ये हमने डिस्कस कर लिया। स्टोर्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, जो हम लोग कहते हैं कि ये कुछ कैरेक्टर्स है जो अपने मम्मी से अपने बच्चे में गया या अपने पापा से अपने बच्चे में गया, तो देर इज समथिंग जो कि ये इंफॉर्मेशन कैरी कर रही है, राइट? तो वो इंफॉर्मेशन कैरी कैसे हो रही है? थ्रू डीएनए। और डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है। तो डीएनए कहाँ पे प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। तो हुआ ना, न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि इट स्टोर्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इट ऑल्सो मेक्स डीएनए, इट ऑल्सो मेक्स आरएनए एंड प्रोटीन। आरएनए भी यहीं पे बनता है। आगे जाके आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में, 12th स्टैंडर्ड में, कि डीएनए से आरएनए बनता है। और ये डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी यहीं पे होता है, ठीक है? ट्रांसलेशन आगे जाके साइटोप्लाज्म में होता है, बट शुरुआत तो यहीं से होती है, राइट? नेक्स्ट, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस इज द साइट जहां पे राइबोसोम्स बनते हैं। हम सब बहुत बार ये राइबोसोम्स का जिक्र करते हैं कि राइबोसोम्स डज प्रोटीन सिंथेसिस। इवन ऑन ईआर, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, तो हमें पता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो बाइफिकेशंस होते हैं, एक आरईआर और दूसरा एसईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके सरफेस के ऊपर कुछ भी नहीं है, इसलिए उसका नाम हो जाता है स्मूथ। वेराज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, सरफेस के ऊपर, देयर आर मेनी राइबोसोम्स देयर, और वही राइबोसोम्स रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। और जो प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं वो स्ट्रक्चर्स जो है, जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं, ये राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ, आर मेड फ्रॉम न्यूक्लियोलस। अब न्यूक्लियोलस क्या होता है? न्यूक्लियोलस, पहले तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं राइबोसोम्स, ये आप लोग भी लिख दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ पे देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये पूरा सेल है, ठीक है? सेल के बीचों बीच ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बीचों बीच एक छोटा सा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, छोटा सा एक बॉल है, और वही बॉल को मैं कहती हूँ न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस मतलब सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है? तो न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा गोला है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोलस। और यही न्यूक्लियोलस से क्या बन रहे हैं? राइबोसोम्स बन रहे हैं, जो कि आगे जाके प्रोटीन सिंथेसिस करने वाले हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपको मैच द फॉलोइंग आएगा, जैसे कि सेल का आपको पता है रॉबर्ट हुक है, राइट? सेल का रॉबर्ट हुक है। वैसे ही न्यूक्लियस का कौन है? एवरीवन इन द चैट बॉक्स, सारे बच्चे एक्टिव रहेंगे चैट बॉक्स में। देखो, ये चैप्टर आपको पूरी तरीके से मेरे साथ आपको पढ़ना है। मैं आपको बोल दूं इसका रीजन, क्योंकि जब आप मेरे साथ पढ़ोगे आपको कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं लगेगी, क्योंकि आई एम देयर टू हेल्प यू लाइव में। लाइव में पढ़ना बहुत जरूरी है, जिससे आपका इन द रियल टाइम ओनली वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? आपको खाली मेरे साथ थोड़ा सा टाइम रहना है, जिससे आपका ये मैं पूरा चैप्टर फिंगर टिप्स में करवा दूंगी। फिर आपको टेंशन लेना ही नहीं है ये चैप्टर का। हर एक क्वेश्चन आपका हो जाएगा, एकदम सेकंड्स में हो जाएगा। खाली आप मेरे साथ इस पूरे चैप्टर में रहिए, ठीक है? मैं वादा करती हूँ ये 3:30 से ज्यादा लेक्चर नहीं जाएगा, प्रॉमिस। 3:30 को मैं आपको छोड़ ही दूंगी, पर 3:30 तक जाएगा टाइम, क्योंकि ये थोड़ा लंबा चैप्टर है और मुझे खाली आपको भगाना नहीं है, मुझे अच्छी तरीके से आपको समझाना है। तो इट विल टेक टाइम, बट 3:30 से बियॉन्ड नहीं जाएगा, क्योंकि मेरा भी खुद का लेक्चर, एक और लेक्चर है जो कि मुझे 4 बजे लेना है, तो 3:30 में आपको छोड़ ही दूंगी। यस। रॉबर्ट ब्राउन, बहुत ही बढ़िया, रॉबर्ट ब्राउन बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आपका जो टेक्स्ट बुक है ना, एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी के बाजू में, न्यूक्लियस के बाजू में आपको लिख देना है। अभी के अभी सारे बच्चे पेंसिल से लिखेंगे न्यूक्लियस के बाजू में रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, वहीं के वहीं लिखते जाओ। इवन सेल के बाजू में आप अभी के अभी लिख लो, सेल के बाजू में आप अभी के अभी लिख दो रॉबर्ट हुक। वैसे यहाँ पे रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन वॉज द पर्सन जिसने डिस्कवर किया था ये न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स आर द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको बोलूं डीएनए तो कैसे हम लोग रखेंगे, तो इसका मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। देखो, अब बेटा
मेरे पास एक वायर है, मैं एक वायर ढूंढ रही हूँ वैसे। देखो, यहाँ पे मेरे पास एक वायर है, सभी को ये वायर दिख रहा है? सभी को ये वायर दिख रहा है बेटा? अब ये जो वायर है, ये वायर को अगर मुझे सेल के अंदर डालना है, हम सबको पता है कि हमारे अंदर जो सेल है दैट इज माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा है। अब वो सेल इतना छोटा, उसके अंदर न्यूक्लियस जो होगा, आप इमेजिन करो न्यूक्लियस कितना छोटा होगा। वो न्यूक्लियस के अंदर क्या मैं इतने लंबे थ्रेड को डाल सकती हूँ? यस और नो? डाल सकती हूँ। अगर मैं एज इट इज डालना चाहूँ तो वो आने ही नहीं वाला है। ये एज इट इज तो आने ही नहीं वाला है न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर भी नहीं आएगा, न्यूक्लियस के अंदर तो छोड़ ही दो। तो मैं क्या करूंगी, ये जो थ्रेड है ये मैं एज इट इज तो नहीं डाल सकती हूँ। क्या करूंगी मैं, ये सेल को थोड़ा सा मरोड़ूंगी, थोड़ा सा वाइंड करूंगी, जिससे वो बहुत कम जगह ले, बहुत ज्यादा कम जगह ले। देख रहे हो मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? मैं पैकेजिंग कर रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? मैं पैकेजिंग कर रही हूँ। जैसे कि हम ईयरफोन्स यूज करते हैं, ईयरफोन्स को अगर मुझे पर्स में डालना है, छोटे से पर्स में डालने हैं, हाँ, तो छोटे से पर्स में डालने के लिए मैं ये जो ईयरफोन्स है वो ईयरफोन्स एज इट इज नहीं डाल सकती हूँ। उसको मैं थोड़ा सा कंडेंस करती हूँ, राइट? और फिर मैं वो पर्स में डाल सकती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने इतना छोटा सा कंडेंसेशन करके डाल दिया। कंडेंस मतलब एक साथ करना। अब ये मैं डाल सकती हूँ ना, मैं डाल सकती हूँ उसको, ऐसे डाल सकती हूँ पर्स में। तो वैसे ही डीएनए का भी होता है। डीएनए ठहरा 2.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर। वो 2.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर को मैं एज इट इज सेल के अंदर या न्यूक्लियस के अंदर नहीं डाल सकती। मुझे वो डीएनए को प्रॉपरली करना पड़ेगा कंडेंस, पैकेजिंग करना पड़ेगा। एंड वही पैकेजिंग वाले स्ट्रक्चर्स को, डीएनए जब भी पैकेजिंग हो जाता है, जब भी कंडेंस हो जाता है, उसको मैं बुलाऊंगी क्रोमोसोम्स। तो अगर आपके क्वेश्चन है, आपके माइंड में क्वेश्चन है कि मैम क्रोमोसोम और डीएनए अलग चीज होती है क्या? नहीं, डीएनए को अगर मैंने पैकेज कर दिया तो उसका नाम हो जाता है क्रोमोसोम। अगर मैंने क्रोमोसोम को खोल दिया तो उसका नाम हो जाता है डीएनए। डीएनए और जीन क्या मैम अलग अलग होता है? नहीं। जीन इज व्हाट? जीन इज अ फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। अगर मैं ये पूरे डीएनए की बात कर रही हूँ, ये पूरे डीएनए की मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं ये खाली पर्टिकुलर हिस्से की बात करना चाहती हूँ, मुझे खाली ये हिस्से के बारे में बात करना है, तो मैं उसको नाम बोल दूंगी जीन। क्या बोल दूंगी उसको? जीन। जीन यानी फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। क्योंकि हमारे डीएनए में मल्टीपल जीन्स होते हैं, बहुत सारे जीन्स होते हैं, 25,000 जीन्स, और हर एक जीन खुद का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो जीन यानी आगे जाके वो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं वो? प्रोटीन बनाने वाले आगे जाके। और वही प्रोटीन आगे जाके हमारा एक फंक्शन परफॉर्म करेंगे। क्या समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पे बच्चों एक चीज हमें नोट डाउन कर लेनी है कि अगर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड रहेगा आपका आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि इसमें मैं आपके बेसिक्स क्लियर करने वाली हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना है यहाँ पे। ये मैंने ना एक सेल बनाया, ये सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और वो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है। क्या है? डीएनए है। अब मैंने क्या किया, ये न्यूक्लियस को थोड़ा एनलार्ज किया, और उसके डीएनए को भी एनलार्ज किया। बेटा जब मेरे को ये डीएनए खोलना है, तो ये डीएनए क्रोमोसोम्स के फॉर्म में निकलेंगे। कौन से फॉर्म में? क्रोमोसोम्स के फॉर्म में निकलेंगे।
और ये क्रोमोसोम्स में बंधे हुए हैं डीएनए। क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम्स में से अगर निकले तो इसे मैं कहूंगी डीएनए। डीएनए समझ में आ रहा है? डीएनए। अभी आगे जाके अगर मैंने ये डीएनए में से भी एक फ्रैगमेंट की बात की, फॉर एग्जाम्पल ये जो डीएनए है, ये डीएनए में से मुझे खाली एक पर्टिकुलर फ्रैगमेंट की बात करनी है। आपको दिख रहा है? ये एक छोटा फ्रैगमेंट, ये पूरा एक डीएनए है, ये पूरा एक डीएनए है। पर अगर मुझे सिर्फ ये पर्टिकुलर फ्रैगमेंट की बात करनी है, मैंने इसको ऐसे काट दिया आगे जाके, तो फिर क्या होगा? इसको मैं बुलाऊंगी जीन। क्या बुलाऊंगी मैं? जीन बुलाऊंगी। क्या सभी ने नोट डाउन किया? और जीन क्या करता है? आगे जाके प्रोटीन बनाता है। इस पूरे डायग्राम को आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में, बिकॉज मैंने आपको बहुत सुंदर तरीके से समझा दिया कि क्रोमोसोम्स, डीएनए, जीन ये सब कैसे अलग है और क्या क्या किसका फंक्शन है। डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल एंड दैट इज व्हाई न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द स्टोर हाउस ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। क्या कोई बता सकता है हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? ह्यूमन बॉडी में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46। ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। वेरी गुड। आई गेस हो गया सभी का लिख के। क्या सभी ने लाइक कर दिया सेशन को? एवरीवन लाइक द सेशन? चलिए स्टार्ट करते हैं विद द न्यू टॉपिक, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या तो सेल मेम्ब्रेन। अब क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्या होता है सेल मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन इज वन एंड द सेम। किस में प्रेजेंट होता है? दोनों में प्रेजेंट होता है। एनिमल सेल में भी है और प्लांट सेल में भी है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा, इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि वो सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही अंदर जाने देगा, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही बाहर आने देगा। मतलब इसमें ऐसा सिस्टम है कि अगर आप फेमिलियर हो, अगर आपको एंट्री मिल रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पे लोग आपको जानते हैं। जैसे कि अगर
अमिताभ बच्चन का बंगलो है, तो अमिताभ बच्चन के बंगलो में अमिताभ को एंट्री मिल जाएगी, उसके फैमिली मेंबर्स को एंट्री मिल जाएगी, पर क्या हमें एंट्री मिलेगी? नहीं, हमें एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेमोरी। अगर मैं मंदिर जाऊं या जू चौपाटी जाऊं, क्योंकि अमिताभ बच्चन का घर और जू चौपाटी बाजू बाजू में, अगर मैं जू चौपाटी जाऊं, जू चौपाटी में क्या ऐसा है, कोई एंट्री या एग्जिट सिस्टम है क्या? कोई स्पेसिफिक लोग ही एंटर कर सकते हैं वहां पे? अगर मैं जाऊंगी तो भी मुझे जाने मिलेगा, अगर आप जाओगे तो भी आपको जाने मिलेगा, अगर कोई दूसरे कास्ट का जा रहा है तो भी जाने मिलेगा। उसमें कोई ऐसे कास्ट सिस्टम भी नहीं है कि यही जाति का जाना चाहिए, यही लोग जाने चाहिए। अगर वहां पे कोई बेगर जाएगा तो भी उसको जाने मिलेगा, वहां पे अमिताभ बच्चन खुद जाएगा तो भी उसको जाने मिलेगा। कहने का मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। इट इज फ्रीली परमिएबल, जिसको जाना है जाए, जिसको वापस आना है वापस आ सकता है। बट सिलेक्टिवली परमिएबल इज अमिताभ बच्चन का घर। तो इसका मतलब है कि कुछ होता है सिलेक्टिवली परमिएबल, कुछ होता है फ्रीली परमिएबल। तो जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं बात कर रही हूँ, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मैं बात कर रही हूँ, इट इज अ सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही एंटर एंड एग्जिट करने मिलेगा। वेर एज सेल वॉल जो होता है, सेल वॉल इज अ फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन। कहा गया ये फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, वेर ये होता है सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन जू चौपाटी, अमिताभ बच्चन का घर, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या इतनी बात समझ में आई? सिलेक्टिवली परमिएबल वाली जो मेम्ब्रेन है, दैट इज दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो दोनों में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में भी होती है, प्लांट सेल में भी होती है। बट जो सेल वॉल है, दैट इज सेल वॉल फ्रीली परमिएबल मेम्ब्रेन, वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में एब्सेंट होती है। वैसे वो बैक्टीरिया में, फिर फंगस में, वो सब में है। बट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट प्लांट एंड एनिमल, तो एनिमल में वो एब्सेंट है। कौन? सेल वॉल। तो सेल वॉल इज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल्स, इट इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एंड सेल मेम्ब्रेन जो है ये दोनों में प्रेजेंट है। क्या इतनी बात सभी को समझ में आई? बहुत इजी से मैंने आपको समझा दिया, जो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स में लिखा है वो हमने बहुत इजी वे में समझ लिया। बात करेंगे हम साइटोप्लाज्म की। साइटोप्लाज्म यानी क्या? साइटोप्लाज्म एक तरीके का मीडियम क्रिएट कर रहा है। अब आप एक बात बताओ कि अगर स्विमिंग पूल है, ठीक है, तो स्विमिंग पूल में आप जब भी स्विमिंग करते हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक आपका फ्रेंड खड़ा है और वहां पे आप खड़े हो, और आप लोग को कुछ शेयर करना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल बॉल है, ठीक है, तो बॉल है और यहाँ पे आपके फ्रेंड के पास बॉल है, आपके फ्रेंड ने ऐसे बॉल फेंक दिया और आपको कैच करना है। तो अगर वो स्विमिंग पूल में पानी नहीं होता, तो वो चीजें अगर फ्लो करने से होती है तो वो फ्लो नहीं हो पाती है, राइट? तो साइटोप्लाज्म एक तरीके का मीडियम क्रिएट कर रहा है, जिससे एक जगह से दूसरे जगह में चीजें ट्रांसफर हो पाए। क्योंकि हमारे सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स है, गोल्गी है, फिर वैक्यूल्स है, ईआर है, माइटोकॉन्ड्रिया है। हर एक चीज कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना रही है या कुछ ना कुछ चीजें निकाल रही है। तो देर कैन बी वेस्ट, देर कैन बी यूजफुल सब्सटेंसेस, वो सारी चीजें ट्रांसफर होना या सेल टू सेल कम्युनिकेशन करना, वो कैसे पॉसिबल होगा, हो पाएगा? जब एक तरीके का मीडियम हो। जैसे हमारे बॉडी में भी मीडियम है। मीडियम यानी क्या? कोई ना कोई एक तरीके का लिक्विड, जैसे हमारे बॉडी में ब्लड है, तो ब्लड क्या कर रहा है, एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में अगर कोई चीजें ट्रांसफर करनी है या कोई वेस्ट प्रोडक्ट है जो निकालना है, तो वो सब चीजें ब्लड में होती है। और ब्लड के जरिए हम लोग पूरा बॉडी फंक्शन का जो भी ट्रांसफर वाला चीज है वो ब्लड कर लेता है। डिलीवरी बॉय है एक तरीके का हमारे बॉडी का, कि किसी को कुछ भी पहुंचाना है एक जगह से दूसरी जगह में, तो वो ब्लड को यूज कर लेता है। तो वैसे ही हमारे सेल में भी, अगर सेल में किसी को भी कुछ भी पहुंचाना है, कि माइटोकॉन्ड्रिया को फॉर एग्जांपल कुछ पहुंचाना है, एटीपी पहुंचाना है, तो साइटोप्लाज्म है। अगर वैक्यूल तक कुछ पहुंचाना है, हमें कुछ स्टोर करने वाली चीज है, ग्लूकोज है फॉर एग्जांपल, ग्लूकोज सेल में एक्स्ट्रा बच गया, तो हम लोग वैक्यूल को दे देंगे, वो स्टोर कर लेगा। तो वहां तक चीज पहुंचेगी कैसे? खुद तो जा नहीं सकता ना,
खुद थोड़ी जाएगा। कोई भी ऑर्गेनल, फॉर एग्जांपल ईआर है, ईआर खुद थोड़ी चल के जाएगा, हाँ चलो हेलो टाटा बाय बाय मैं जा रहा हूँ वैक्यूल के पास, ऐसे थोड़ी बोलेगा। उसके पास थोड़ी हाथ पैर है। वो क्या करेगा, वो साइटोप्लाज्म के जरिए उसको फ्लो करवाने देगा और वो वहां तक पहुंच जाएगा ऑटोमेटिकली। तो साइटोप्लाज्म इज हेल्पिंग इन द फ्लूइडिटी। फ्लूइड है वो एक तरीके का हमारे सेल में, जिससे चीजें ट्रांसफर होती है, कम्युनिकेशन हो पाता है। कंटेन्स वाटर, सॉल्ट, ऑर्गेनिक कंपाउंड एक्सेट्रा। इट एड्स इन द मूवमेंट। इसका मेन फंक्शन ही क्या है कि वो एक तरीके का मूवमेंट क्रिएट कर रहा है हमारे सेल में। सेल वॉल प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द सेल। ये एक तरीके का प्लांट सेल को ना प्रोटेक्शन दे रहा है, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, क्योंकि प्लांट के नॉट मूव। अगेन प्लांट को कभी देखा है एक जगह से दूसरी जगह जाना? नहीं जाता है, वो एक ही जगह पे रहता है, पूरी जिंदगी वो एक ही जगह पे रहेगा। वो मूवमेंट जरूर करेगा पर इट विल नॉट मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट, वो एनिमल्स करते हैं। तो प्लांट सेल को सख्त जरूरत है एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की, क्योंकि कभी भी आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है। तो वो क्या करेगा, वो चल तो नहीं सकता। अभी फॉर एग्जांपल इधर अर्थक्वेक आ रहा है या कुछ अलग सी बहुत ज्यादा तेज हवा आ रही है, तो ऐसा तो प्लांट कर नहीं सकता। अगर हम होते, तेज हवा आती, तो हम लोग एक जगह से दूसरी जगह में जा सकते हैं, पर प्लांट बेचारा चल नहीं सकता है, उसको वो तेज हवा सहनी पड़ेगी। तो सहने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना तेज हवा आया और प्लांट पूरा बेचारा ऐसे बेंड होके गिर गया और टूट गया और मर गया, ऐसे नहीं चलेगा। एंड दैट इज व्हाई इट हैज अ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दैट इज कॉल्ड ए सेल वॉल, जो कि उसको एक तरीके का टर्जिडिटी, रिजिडिटी देता है, एक ही मतलब एक ही पोजीशन में रहने का मदद करता है। राइट, सो दैट इज सेल वॉल। सेल वॉल क्या है, आउटसाइड द, लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का बाहरी लेयर होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। आपको दिख रहा है, ये वाली लाइन दिख रही है? यस, बोलिए। क्या ये वाली लाइन दिख रही है आपको, ये वाली लाइन? दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ये वाली जो लाइन है दैट इज सेल वॉल। तो सेल मेम्ब्रेन अंदर की लाइन होती है, सेल वॉल बाहर की लाइन होती है। तो यहाँ पे यही लिखा गया, लाइज आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, फ्रीली परमिएबल, फाउंड इन प्लांट्स, एल्गे, फंगाई एंड मेनी बैक्टीरिया, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। कुछ स्पैमर्स जो आ रहे हैं ना बार बार, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज स्पैमर्स यहाँ से आप लीव हो जाइए, नहीं तो फिर मुझे अपना कदम उठाना पड़ेगा, मुझे टीम को कॉल करके आपको निकालना पड़ेगा, ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पढ़ना है पर यहाँ पे दूसरे बच्चे पढ़ने के लिए बैठे हैं। ठीक है, जो आप नेगेटिविटी फैला रहे हो चैट बॉक्स में, कुछ समझ में नहीं आ रहा, चलो इधर से ये चैनल पे जाते हैं, वो चैनल पे जाते हैं, आपको जाना है जाओ ना। आप क्यों यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने बैठे हो? नहीं समझ में आ रहा आपको, मैंने रोका है? नहीं रोका है, चुपचाप होके चले जाओ बस। आई डोंट वांट ऑल्सो दी स्टूडेंट्स। ये सब पेड जो तुम लोग आते हो ना, पेड पेड यूजर्स, जो ये सो एंड सो चैनल भेजते हैं कि चलो जाओ ये चैनल पे जाओ और बोलो कि ये चैनल, ये भैया के पास जाओ, वो उसके पास जाओ, आप खाली यही करते रहो। आपको ना वो भैया या ना वो दीदी काम में आने वाली है जब भी एग्जाम आएगा। आप खाली ये पेड प्रमोशन जो कर रहे हो ना, करते रहो। ना हमारा जा रहा है, ना यहाँ पे जो पढ़ने बैठे हैं वो बच्चों का जा रहा है। आपका ही फ्यूचर खतरे में है। करते रहो। चलो हम पढ़ेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन एंड प्लाज्मोलाइसिस। अब ये जो चार टॉपिक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं
कि मैम अब ये मूवमेंट वाला जब सवाल आता है, क्योंकि एनसीईआरटी में मूवमेंट वाले सवाल बहुत है कि दो सॉल्यूशंस है, हाइपरटोनिक है, हाइपोटोनिक है, और कौन से में मूवमेंट होगा, मतलब फ्रॉम ए टू बी, बी टू ए, वैसे वाले सवाल बहुत सारे एनसीईआरटी में। तो ये आपको ना एक ट्रिक मैं बता दूंगी जिससे आप कभी भूलोगे नहीं, और कैसे मूवमेंट होता है ना वो भी आपको एकदम फिट हो जाएगा माइंड में। इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, खाली आपको 10 मिनट यहाँ पे ध्यान देना है। अब जब भी आप कुछ भी ट्रांसफर करवाने के लिए बोल रहे हो, हमेशा एक चीज याद रखनी है कि हाई टू लो जाएगा, हाई टू लो, ये अब छोड़ दो, हाई टू लो भी छोड़ दो। मैं आपको खाली एक स्टेटमेंट दूंगी, उसका आपको फॉलो करना है। दैट इज, जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसमें पानी डाल दो, शांत कराओ उसको। हम जब भी कोई गुस्से में होता है तो उसको हम क्या देते, पानी देते, या उसको बोलते थे शांत हो जा, शांत हो जा, राइट? तो वैसे ही यहाँ पे भी जब भी मैं दो सॉल्यूशंस की बात करूं, तो उसमें जो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, क्या होगा, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, उसमें आपको पानी डाल देना है। बस इतना ही काम करना है। ये पूरा हाइपोटोनिक हाइपोटोनिक आपके एकदम माइंड में बैठ जाने वाला है अब कुछ मिनट्स में। खाली 5 मिनट अभी ध्यान देना है। यहाँ पे मैं आपको दो सिनेरियोज बता रही हूँ। ये ए है, ये बी है, और बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ये जो ऑरेंज से मैं बना रही हूँ, दीज आर द सल्यूट पार्टिकल्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल शुगर सोल्यूशन का वाटर है, ये शुगर सोल्यूशन है, ये भी शुगर सोल्यूशन है, बट एक कोई तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है और एक में मैंने कम चीनी डाली है, एक में ज्यादा चीनी डाली है जो कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बन जाएगा, और एक में कम चीनी डाली है मतलब लेस कॉन्सेंट्रेटेड है। आपको बताना है कि कौन से सोल्यूशन से कौन से सोल्यूशन तक पानी का ट्रांसफर होगा। अब यहाँ पे मैंने ये आपका ए है, ये आपका बी है। सारे बच्चे बताएंगे व्हाट इज द ट्रांसफर ऑफ वाटर, विल इट बी फ्रॉम ए टू बी? ऑप्शन ए है आपका ए टू बी, ऑप्शन बी है आपका बी टू ए। क्या लगता है आपको? ए टू बी, बी टू ए। इट विल बी ए टू बी। वेरी गुड, ए टू बी। जो बच्चे ए टू बी बोल रहे हैं दैट इज करेक्ट, क्योंकि आपको खाली ये स्टेटमेंट याद रखना है, ए टू बी, ए टू बी आपका रॉन्ग आंसर है। ए टू बी आपका रॉन्ग आंसर है। जा जा अभी वो भैया के पास जा, जो बोल रहा है ना। मेरा टॉलरेंस लेवल चेक कर रहे हो तुम? मधुर, मधुरी नाम है ना, माधव, मधुर, जो भी है। यहाँ पे ए टू बी है कि बी टू ए है, ये जानने के लिए आपको खाली ये स्टेटमेंट का ये करना है, ठीक है?
जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसके पास आपको जाना है, जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसके पास आपको जाना है। जैसे कि यहाँ पे ए कॉन्सेंट्रेटेड है कि बी कॉन्सेंट्रेटेड है, ए कॉन्सेंट्रेटेड है कि बी कॉन्सेंट्रेटेड है, ए इज कॉन्सेंट्रेटेड, राइट, ए इज कॉन्सेंट्रेटेड। अब ए इज कॉन्सेंट्रेटेड तो इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप पानी डाल दोगे, इसमें आप पानी डाल दोगे, तो इसमें ट्रांसफर होगा फ्रॉम बी टू ए, नॉट ए टू बी। लेट मी टेल यू, आप जो बोल रहे हो, ठीक है, कि ये ऐसा ने ये वैसा, हम सब एक ही है, हमारे में कुछ भी ये नहीं है, कलेश नहीं है। आप मतलब आपको जो लग रहा है कि ये सबका कंपटीशन चालू है, सब चैनल्स का कोई कंपटीशन नहीं चालू है। लाइक एवरीवन आर अवर फ्रेंड्स, हम सब एडटेक वाले, हम सब एक ही है, एक ही मिशन के साथ जुड़े हैं। आफ्टर दिस क्लास आई टॉक टू अदर फ्रेंड्स विच आर इन अदर एडटेक्स। आप जो भैया के नाम बोल रहे हो उनसे भी मेरी बात होती है, तो मेरा कोई भी दुश्मन नहीं है यहाँ पे, दुश्मन आप बन रहे हो। ओके, यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड होगा उसको हम पानी डाल देंगे। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होना जरूरी है, वो ऑस्मोसिस हो कि डिफ्यूजन हो। ऑस्मोसिस मतलब क्या, वो भी हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा। और अगर दूसरा कोई प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि अगर गैस मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पे किसी ने परफ्यूम डाला और वो रूम तक जा रही है वो स्मेल, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी गैस मॉलिक्यूल्स का हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन हो रहा है। तो हमेशा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन ही ट्रांसफर होता है, बट ऑस्मोसिस में देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बस इतना ही आपको डिफरेंस लिख के आना है, ठीक है, इतना ही आपको डिफरेंस लिख के आना है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इन दी ऑस्मोसिस, एंड डिफ्यूजन में देयर इज नो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक। अगेन यहाँ पे मैं सेम आपको
एग्जाम्पल से समझा रही हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जो शुगर पार्टिकल्स है वो ज्यादा है, शुगर पार्टिकल्स ज्यादा है, इसमें शुगर पार्टिकल्स कम होगा, एंड इसमें इक्वल है, लाइक वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ये दोनों इक्वल है। ब्लू मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स एंड ऑरेंज मतलब शुगर वाटर, शुगर वाले पार्टिकल्स। कौन सोल्यूशन है? आपके पास तीन ऑप्शन है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। अब आपको अरेंज करना है कि ए कौन है, आइडेंटिफाई ए, आइडेंटिफाई बी एंड आइडेंटिफाई सी। व्हाट इज ए, व्हाट इज बी एंड व्हाट इज सी? विच ऑफ सोल्यूशन? आंसर एवरीवन, ए कौन है, बी कौन है और सी कौन है? यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ज्यादा ये तीनों शुगर सोल्यूशन ही है, पर एक में ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, एक में कम कॉन्सेंट्रेटेड है और एक में इक्वल कॉन्सेंट्रेटेड है, वाटर का एंड शुगर का। तो इसमें इसमें क्या हो रहा है, इसमें शुगर का ज्यादा आपको दिख रहा होगा, शुगर के ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आपको दिख रहा होगा, राइट? यहाँ पे शुगर का ज्यादा आपको कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा होगा। एंड दैट इज वाई ए क्या हो गया, हाइपरटोनिक। ए क्या हो गया, हाइपरटोनिक। बी क्या होगा, हाइपोटोनिक। बी होगा हाइपोटोनिक। एंड सी क्या होगा, आइसोटोनिक। इसमें सल्यूट ज्यादा, सॉल्वेंट कम, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा, सल्यूट कम, एंड इसमें दोनों इक्वल है। चलो अभी नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल में जाएंगे, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तरीके का फ्रेमवर्क क्रिएट करता है जिससे चीजें ट्रांसफर होंगी। अब यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, न्यूक्लियस के ही कंटिन्यूएशन में आपको कुछ यहाँ पे ट्यूब्यूल्स दिखेंगे जो कि आगे चीजें ट्रांसफर करेंगे। अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसे हम प्यार से ई आर भी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ई आर।
ई आर, ये ई आर दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो आर ई आर दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड दूसरा है एस ई आर दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एस ई आर एंड आर ई आर में फर्क कितना है कि एस ई आर स्मूथ स्मूथ सरफेस रहता है, देयर आर नो राइबोसोम्स ऑन इट, वेर एज आर ई आर में राइबोसोम्स रहते हैं ऊपर, दैट इज आर ई आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है ऑन द सरफेस, इसलिए उसका नाम हो जाता है आर ई आर, जो कि फंक्शन परफॉर्म करेगा प्रोटीन सिंथेसिस। तो बेटा यहाँ पे मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस के ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, व्हाट इज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, तो काइंडली नोट इट डाउन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें दो टाइप के कंपोनेंट्स आ जाते हैं, एक तो आर ई आर दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा एस ई आर दैट इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो आर ई आर है दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं, राइट, राइबोसोम्स प्रेजेंट, जिससे ये लोग क्या कर लेते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स होने के कारण ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस। अब बात करेंगे एसईआर की। एसईआर क्या करते हैं, एसईआर के पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं, राइबोसोम्स एब्सेंट, इसके पास राइबोसोम्स प्रेजेंट, एंड दैट इज व्हाई ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्रोटीन सिंथेसिस कर लेते हैं, वेराज ये लोग नहीं कर पाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, ये लोग लिपिड सिंथेसिस कर पाते हैं, लिपिड सिंथेसिस। अब देखो, मेम्ब्रेन बनाने के लिए हमें चाहिए दो चीजें, एक तो प्रोटीन होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए लिपिड या तो फैट्स। तो यही दोनों चीजें ईआर बना रहा है, एंड दैट इज व्हाई मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इनका मेन फंक्शन होता है, जहां पे इनको लिपिड मिल जाता है, इनको लिपिड मिल जाता है एंड प्रोटीन मिल जाता है, लिपिड बाय एसईआर, प्रोटीन बाय आरईआर। समझ में आ गया? देखो, यही चीजें लिखी है हमारे एनसीईआरटी में भी, सेम चीजें लिखी है। आरईआर या एसईआर ये लोग कैसे दिखते हैं, ये लोग यहाँ पे ट्यूब्स या शीट्स जैसे दिखेंगे। आपको यहाँ पे मैंने डायग्राम भी डाला है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये कैसे दिख रहे हैं, शीट्स जैसे दिख रहे हैं। जैसे पेपर जब भी हम एक साथ वो बंडल्स में रखते हैं तो कैसे शीट जैसा दिखता है, तो वैसे ही कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। राइबोसोम्स प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो आरईआर का क्या हो गया, वही हो गया फंक्शन, दैट इज प्रोटीन मैन्युफैक्चरिंग, प्रोटीन सिंथेसिस। आरईआर का फंक्शन क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। एसईआर का फंक्शन क्या है, लिपिड सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस करेगा एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स या तो टॉक्सिन्स करेगा। ये आपके नेक्स्ट पेज में एनसीईआरटी में ही गिवन है, ये सारी एनसीईआरटी की लाइन मैंने डाली है, सो दैट यू कैन रिलेट विद द लाइंस। तो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फैट हो गया, एंड दूसरा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इनका मेन फंक्शन होता है, जो हमने यहाँ पे पिछले स्लाइड में ही देख लिया बेटा, राइट, दैट इज लिपिड एंड प्रोटीन बनाने का फंक्शन। अब हम बात करेंगे गोल्गी के बारे में। ईआर के बाद में देखो, ईआर ने क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया, ईआर ने लिपिड्स भी बना दिया। क्या ये प्रोटीन और लिपिड्स एज इट इज सेम फॉर्म में हम सेल के बाहर नहीं निकाल सकते, हमें उसको प्रॉपरली पैकेज करना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर में पिज्जा का एग्जांपल दिया था कि पिज्जा स्टार्टिंग में हमें बनाना पड़ता है, उसके ऊपर टॉपिंग्स डालनी पड़ती है, उसके ऊपर चीज डालना पड़ता है, फिर एक बार पिज्जा रेडी हो भी गया तो भी हम डायरेक्टली नहीं देते हैं, शेफ डायरेक्टली देने नहीं आता है, उसको हम एक बॉक्स में डालते हैं, पैकेजिंग करते हैं, सेलो टेप डालते हैं, और फिर जाके वो डिलीवर होता है। सेम चीज यहाँ पे भी होगी, प्रोटीन बन गया, लिपिड्स बन गया, पर वो एज इट इज हमको नहीं दिया जाएगा, उसका पैकेजिंग होगा।
पैकेजिंग कौन करता है हमारे बॉडी में? गोल्गी करता है हमारे सेल में। गोल्गी अपैरेटस इज द पैकेजिंग, या तो पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट वाला। गोल्गी एक और इंपॉर्टेंट चीज भी बनाता है, दैट इज लाइसोसोम। लाइसोसोम वी ऑल नो इट इज द सेल ऑर्गेनल, जो कि लाइसोसोम सुसाइड बैग्स भी कहा जाते हैं, राइट। तो लाइसोसोम्स जो है ये कौन बना रहा है? गोल्गी बना रहा है, जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो ये आप नोट डाउन कर लेंगे कि जो कि कौन है जो कि बनाता है लाइसोसोम्स। तो लाइसोसोम्स manufacturing is the function of Golgi apparatus. One of the function is Golgi apparatus. तो लाइसोसोम्स का बनना ये एक फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन के वो जो प्रोटीन्स और लिपिड्स बने फ्रॉम द ईआर, उसका भी पैकेजिंग यही करेगा, दैट इज गोल्गी। तो कंसिस्ट ऑफ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन, वेसिकल्स रहेंगे एंड सिस्टर्न्स रहेंगे। These membranes often have connection with each other of the ER. Yes, these all are connected only. न्यूक्लियस से कनेक्शन करके ER बनता है, फिर ER से कनेक्शन बनके गोल्गी बनता है, फिर गोल्गी विल गिव राइज टू लाइसोसोम। द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER इज पैकेज्ड। यहाँ पे सेम चीज हमने देखी, ये क्या करता है? पैकेजिंग करता है। जो प्रोटीन बना, जो लिपिड्स बना, उसी का वो पैकेजिंग करेगा, जिससे वो आगे डिपार्टमेंट में दे सके, पैकेजिंग होगा। इट फंक्शंस इंक्लूड स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ द प्रोडक्ट्स। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम द सिंपल शुगर ऑल्सो, तो ये भी चीज यहाँ पे होती है। अब बात करेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स क्या है? एवरीबॉडी इन द चैट बॉक्स, लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? बताइए। लाइसोसोम्स को क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड एज द suicide bags. Lysosomes are called as suicide bags. Lysosomes are called as suicide bags of the cell. सुसाइड बैग्स आखिर क्यों कहा जाता है? सुसाइड बैग्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो खुद बर्स्ट हो जाता है। अब लाइसोसोम्स में ऐसा क्या है जिससे वो बर्स्ट होकर कुछ तबाही मचा देगा? उसके पास बहुत ही हार्मफुल हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होती है। वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स इतनी खतरनाक होती है जिससे पूरा सेल बर्बाद हो सकता है। अब आप एक सोचोगे बात के सेल बर्बाद क्यों करना है? सेल बर्बाद करने की नौबत आ जाती है क्योंकि जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल या वायरस या बैक्टीरिया घुस गया हमारे सेल के अंदर, तो वो तो बिगाड़ देगा पूरा सेल ऑर्गेनल्स, और पूरा सेल ही एट द एंड बिगाड़ देगा। और उसकी ये कोशिश रहेगी कि उसके बाजू वाले सेल को भी वो बिगाड़ दे। अब फॉर एग्जाम्पल ये सेल के अंदर घुस चुका है, वायरस घुस चुका है, तो ये तो इसको तो बिगाड़ेगा, पर ट्रांसफर होगा ये सेल में भी। आगे उसका प्लान जरूर रहेगा कि हर एक सेल में वो ट्रांसफर करे खुद को, पर लाइसोसोम ऐसा नहीं होने देगा। जैसे उसको समझता है कि अपने अंदर कोई बैक्टीरिया अंदर घुस चुका है, तो वो क्या करेगा? लाइसोसोम विल बिकम एक्टिव, जिससे ये पूरे सेल को बर्स्ट कर देगा। पहले खुद लाइसोसोम बर्स्ट होगा, जिससे वो एसिडिक एंजाइम्स, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो पूरे को नष्ट कर देती है सेल को, वो रिलीज हो जाएगी, जिससे ये पूरा सेल नष्ट हो जाएगा। ये नष्ट हो गया तो इसका मतलब है वो जो बैक्टीरिया घुसा था या वायरस घुसा था वो भी मर गया। तो यहाँ पे कोई नहीं जाएगा, इट विल रिमेन हेल्दी ओनली, ये नहीं मरेगा। आपस में जो भी सेल्स है वो भी नहीं मरेंगे। तो इससे हुआ क्या? उसने खुद को तो सैक्रिफाइस किया, लाइसोसोम ने खुद को सैक्रिफाइस किया, पर क्यों? क्योंकि उसको ये नहीं चाहिए था कि बाजू वाले नेबरिंग सेल्स में भी वो वायरस घुस जाए या हमारे बॉडी में कोई डिजीज आए। इसलिए जब भी उसको भनक पड़ती है कि कुछ तो गलत हुआ है हमारे सेल के अंदर, या सेल कभी कभी बूढ़ा हो जाता है, इतना काम करता है कि सेल अभी काम ही नहीं कर पा रहा है, बूढ़ा हो गया, तो तभी भी उस सेल का कुछ मतलब नहीं हमारे बॉडी में, तो लाइसोसोम्स उसको भी मार देता है। तो लाइसोसोम्स किसको मारता है? या तो वोन आउट सेल को जो बुढ़ा हो गया, काम नहीं कर रहा, या तो वैसे इन्फेक्टेड सेल्स जो कि इन्फेक्ट हो चुकी है वायरस या तो बैक्टीरिया से, तो उसको भी वो मार देता है, राइट। तो लाइसोसोम्स क्या करते हैं? लाइसोसोम्स कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, सैक फिल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि
हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं और मार सकते हैं पूरे सेल को। लाइसोसोम्स ब्रेक देम अप एज दे कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। When the cell gets damaged, lysosome may burst and the enzyme digest their own cell. And इसलिए हम कहते हैं इसको suicide bags, right? Suicide bags. ओके, अब हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की। आपने एक टेबल बनाया था, मैंने आपको कहा था एक टेबल बनाने के लिए, सभी को याद है वो टेबल? डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल का एक टेबल मैंने आपको बनाने बोला था। तो एक न्यूक्लियस तो आपने लिख ही दिया, उसको कॉमा करके आप दूसरा नाम डाल देंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, राइट? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इसके पास भी होती है टू मेम्ब्रेन्स, एक इनर मेम्ब्रेन, एक आउटर मेम्ब्रेन। तो इसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, जैसे न्यूक्लियस के पास भी थी दो मेम्ब्रेन, ये दूसरा सेल ऑर्गेनल जिसके पास दो मेम्ब्रेन है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल। इसे हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। इसका रीजन है कि ये एटीपी जनरेटर है। एटीपी हमारे सेल का एनर्जी करेंसी है। जैसे इंडिया का पैसा है, यूरोप का यूरो है, तो वैसे ही कुछ भी अगर मुझे कोई चीज चाहिए तो मुझे पहले सेल के अंदर वो एटीपी देना पड़ेगा, तब जाके वो काम करके मिलेगा। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया बना के दे रहा है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ इज रिलीज्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और एटीपी क्या होता है? एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं, एंड दैट इज रिलीज्ड बाय द बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास कुछ ऐसी अजीब चीजें हैं जो दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के पास नहीं है। इसके पास एक खुद का डीएनए है। अगर हम देखें तो सेल के पास खुद का डीएनए होना इज नॉर्मल, पर सेल ऑर्गेनल के पास खुद का डीएनए होना इज थोड़ा डिफरेंट। तो इसलिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड को कहा जाता है कि इनके पास खुद का डीएनए है और कुछ तो इसमें इवोल्यूशनरी हिस्ट्री रही होगी, एंड इसलिए उसके पास दोनों दोनों के पास अपना खुद का डीएनए है। एंड क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए है तो वो कुछ अपने खुद के प्रोटीन्स भी बना सकते हैं। तो ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इनके पास खुद का राइबोसोम्स भी है, तो राइबोसोम्स ऑब्वियसली क्या करेंगे? प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। तो राइबोसोम्स से वो प्रोटीन सिंथेसिस भी कर लेते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड इज द किचन ऑफ द सेल, ये हमने एमसीक्यू किया था, राइट? प्लास्टिड इज द किचन ऑफ द सेल। किचन ऑफ द सेल यानी क्या? कि ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये है ऑटोट्रॉफिक। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। और प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। यस और नो? प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। यस। तो प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉफिक, एंड इसलिए इनको नीड है, इनको रिक्वायरमेंट है कि अपना खाना वो खुद बना ले। अपना खाना खुद कैसे बना लेंगे? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड फोटोसिंथेसिस यहीं पे होता है, दैट इज प्लास्टिड में। प्लास्टिड में अपना फोटोसिंथेसिस हो जाता है। Plastids, they are very, very important. They are present only and only in plant cell. Plant cell के पास ही सिर्फ प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड के पास क्लोरोप्लास्ट, मतलब क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ये तीन तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। क्रोमोप्लास्ट यानी नाम से समझिए, क्रोमो मतलब कलर। तो जैसे कि आपको टमेटो में रेड कलर दिख रहा है, आपको बेल पेपर्स में या दूसरे कोई में आपको कोई कलर्स दिख रहे हैं, बीटरूट में कलर दिख रहा है, तो जिसमें भी आपको कलर दिख रहा है, कैरेट में ऑरेंज कलर दिख रहा है, तो वो सब कलर्स कैसे आते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्रोमोप्लास्ट, राइट? फिर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल।
तो जिसके पास ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन प्लांट्स जो है, वो ग्रीन क्यों है? क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट है, विच इज अ टाइप ऑफ प्लास्टिड्स। थर्ड टाइप इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी क्या? जिसके अंदर स्टोर होता है लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स एंड सम पार्ट ऑफ स्टार्च ऑल्सो। तो ये तीन तरीके के प्लास्टिड्स होते हैं। एंड मेन अगर फोटोसिंथेसिस के मैं बात करूं तो तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लोरोप्लास्ट का होता है फोकस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल है एंड क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे देखो सेम चीज फिर से, जैसे हमने माइटोकॉन्ड्रिया में देखा था कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास डबल मेम्ब्रेन है, तो आपके बक्से में जो बॉक्स आपने बनाया है उसमें एक तो न्यूक्लियस आ गया, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, अब तीसरा आपका नाम आएगा प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स स्लैश करके क्लोरोप्लास्ट लिख दो, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में क्लोरोप्लास्ट पूछते, कभी कभी एग्जाम में प्लास्टिड पूछते, तो दोनों में से कुछ भी पूछे आपको आंसर सेम लिखना है कि दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। यस, इनके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया जैसे खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम होता है एंड कुछ प्रोटीन्स वो खुद के इसलिए बना सकते हैं। यस, तो ये भी डबल मेम्ब्रेन है, इनके पास भी खुद का डीएनए एंड खुद का राइबोसोम है एंड इनका जो अंदर एक तरीके का फ्लूइड है जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी खुद का फ्लूइड है जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स। ओके, अब हम बात करेंगे वैक्यूल के बारे में। वैक्यूल देखो, अब ये दोनों का आप अगर डायग्राम देखोगे बेटा, डायग्राम से ही हमको समझ में आ जाता है कि एनिमल सेल कौन है और प्लांट सेल कौन है। यहाँ पे मैंने लेबल किया है, पर अगर लेबल नहीं भी होता तो भी हमको समझ में आ जाता, क्योंकि बिकॉज ऑफ वन स्ट्रक्चर दैट इज वैक्यूल। वैक्यूल अगर मैं प्लांट सेल में देखूं तो वैक्यूल बहुत बड़ा है इन केस ऑफ प्लांट सेल, इतना बड़ा कि वो शिफ्ट कर देता है, ये धक्का मार देता है। किसको धक्का मार देता है? न्यूक्लियस को पूरा धक्का मार देता है एंड शिफ्ट्स टुवर्ड्स द पेरिफेरी। वेराज अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं बेटा, तो एनिमल सेल में वो अभी भी सेंटर में है, क्योंकि वैक्यूल जो उनके होते हैं वो टेम्पररी होते हैं या तो कभी कभी नहीं भी होते हैं। वैक्यूल इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल, बट प्लांट सेल में ये बहुत इंपॉर्टेंस कैरी करता है। प्लांट सेल के पास ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि उसको पेरीफेरी में धकेल देता है, राइट? एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्टोर रूम, स्टोर हाउस, क्योंकि उसमें सारी ही वो चीजें स्टोर की जाती है। अगर प्रोटीन बच गया तो वो भी वैक्यूल में स्टोर कर देंगे, ग्लूकोज बच गया वो भी वैक्यूल में स्टोर कर देंगे, अगर कोई चीज बच गई या कोई वेस्ट भी है या गैसेस भी है वो भी सब चीज वैक्यूल में स्टोर कर देते हैं। तो वैक्यूल क्यों है? वैक्यूल इसलिए है क्योंकि स्टोर करना है आपको। Vacuoles are stored sacks of solid or liquid contents. Vacuoles are small sized in animal cells, while plant cells have very large vacuoles. In plant cells, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to the cell. वैक्यूल्स इसलिए बहुत बड़े होते हैं इन केस ऑफ प्लांट सेल क्योंकि वो लोग स्टेशनरी होते हैं। स्टेशनरी का मतलब समझते हो, एक ही जगह पे रहना। तो एक ही जगह पे रहने के लिए उनको एक ऐसे सेल ऑर्गेनेल भी दी जाने चाहिए जो कि उनको मदद करेंगे एक जगह पे रहने के लिए, राइट? एंड दैट इज व्हाई ये यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स में क्या क्या हम स्टोर कर सकते हैं? तो शुगर स्टोर कर सकते हैं, अमीनो एसिड स्टोर कर सकते हैं, प्रोटीन स्टोर कर सकते हैं, वो सारी चीजें स्टोर कर सकते हैं। और वैक्यूल को, प्लांट सेल को जरूरत भी है वैक्यूल्स की, क्योंकि उनके पास कोई चीज नहीं है जिससे वो अपना मूवमेंट कर सके। अब लास्ट में हम एंड में आ चुके हैं, लास्ट में हम एंड में आ चुके हैं, दैट इज एनिमल सेल वर्सेस प्लांट सेल। अब क्या कोई बता सकता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में मेन डिफरेंस क्या है? अगर मेन डिफरेंस की बात करूं तो सेल वॉल एब्सेंट रहता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेल वॉल रहता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में रहती है, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ पे है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में रहती है, दैट इज अ कॉमन फीचर। राइबोसोम्स भी दोनों में, ईआर भी दोनों में, गोल्गी भी दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में, न्यूक्लियस भी दोनों में, ये सब चीज हमने दोनों सेल्स में देखी। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में था। प्लास्टिड वाज एब्सेंट इन केस ऑफ एनिमल सेल, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी दोनों में, सेल वॉल भी सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में, एनिमल सेल में नहीं। सेंट्रियोल्स,
सेंट्रियोल्स एक तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल डिवीजन में मदद करते हैं। ये आप 12th स्टैंडर्ड में बहुत डिटेल में पढ़ोगे, अभी आपको इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। सेंट्रियोल्स करके रहता है, खाली इतना याद रखो। फिर वैक्यूल्स की बात करूं तो इसमें बहुत छोटे वैक्यूल्स या तो कभी कभी नहीं भी होते हैं, पर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वैक्यूल तो भाई होना ही चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि वो एकदम सेंटर में आ जाए। क्लोरोप्लास्ट है, सेल वॉल है, राइट। कभी कभी फ्लैजेला भी आ जाता है, सभी में नहीं होता। अब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर करेंगे, दैट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है, क्यों होता है, और कि मतलब इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो सेल डिवीजन मतलब क्या। कोई भी सेल जो है, जैसे वर्चाओ भैया ने क्या कहा था कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल से आ तो रहा है, ये जो सेल्स आए, ये दोनों जो सेल्स आए, ये कैसे आए, थ्रू दिस पर्टिकुलर प्री एग्जिस्टिंग सेल, राइट। अब ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से कैसे आया, सबसे पहले तो इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। क्या होता है, इसका न्यूक्लियस ऐसे डिवाइड होता है। एक बार उसका न्यूक्लियस डिवाइड हुआ तो इसे मैं कहूंगी कैरियोकाइनेसिस। देखो बेटा, यहाँ पे सेल डिवीजन में ना दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है, एक तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस यानी न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो पहले क्या हो रहा है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। फिर एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, फिर लास्ट में क्या होगा, ये साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर दिया जाएगा, जिससे साइटोकाइनेसिस भी हो जाएगा, एंड फाइनली सेल विल डिवाइड। तो ये जो डॉटर सेल्स हमको मिल रहे हैं, वो फाइनली एक ना कोई तो मदर सेल से आया हुआ है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया हुआ है। ये जो सेल डिवीजन हम पढ़ रहे हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो माइटोसिस हो सकता है, या तो वो मियोसिस से हो सकता है। माइटोसिस यानी क्या, इक्वेशन डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन मतलब यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन मतलब अगर यहाँ पे 2n सेल है, 2n मदर सेल है, तो जो बच्चा होगा उसके पास भी 2n ही आएगा। सो दैट इज कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीजन। मतलब अगर मदर सेल के पास 46 क्रोमोसोम है, तो दोनों बच्चे के पास भी 46 आएंगे। वेराज अगर मैं मियोसिस की बात करूं बेटा, मियोसिस यानी हैल्विंग टेक्स प्लेस। हैल्विंग यानी अगर मदर सेल के पास 46 है, तो बच्चे के पास 23 होगा। मतलब अगर 2n है, 2n यानी डिप्लॉइड, तो जो बच्चा होगा दैट विल बी हैप्लॉइड, हैप्लॉइड। अगर डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड होता है तो माइटोसिस, ये भी डिप्लॉइड, ये भी डिप्लॉइड, तो डिप्लॉइड टू डिप्लॉइड होगा तो माइटोसिस। अगर डिप्लॉइड टू हैप्लॉइड हो जाएगा तो इसे मैं कहूंगी मियोसिस। मियोसिस कहाँ पे होता है, मोस्टली ये देखा जाता है गैमीट्स में, क्योंकि गैमीट्स में ये प्रोसेस का जरूरत है। जर्म सेल्स जिसे हम कहते हैं, यहाँ पे स्पर्म्स एंड एग्स की हम बात कर रहे होते हैं, तो एग्स और स्पर्म्स हमेशा हैप्लॉइड होते हैं, गैमीट्स है वो लोग, तो गैमीट्स आर ऑलवेज हैप्लॉइड। तो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के लिए मियोसिस का ही जरूरत है।
वेरएज ये सादे सेल्स दैट इज सोमैटिक सेल्स में ये माइटोसिस होता रहता है। हम्म, समझ में आ गया? यस, तो यही था अपना एंड। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज अ कृषि मैम साइनिंग ऑफ। और जो बच्चे लास्ट तक एंड तक बने रहे या जो भी बच्चे एक्चुअल में पढ़े हैं, आपको जरूर से उसका फल मिलेगा। और जो बच्चे चैट बॉक्स में, अभी भी मैं पूरा इग्नोर कर रही हूँ, पूरी तरीके से इग्नोर कर रही हूँ, अभी इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि अभी अगर मैं उन बच्चों को ब्लॉक करने जाऊंगी तो मेरा मन भटकेगा, और बीच में मेरा लेक्चर में मन भटक भी गया था बिकॉज आई वॉज वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वेरी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ, जो भी आप बोल रहे हो ना, जो बच्चे, मतलब मैं काफी साल से पढ़ा रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने अभी अभी शुरू किया है। मुझे वैसे ये जस्टिफिकेशन देने की जरूरत भी नहीं है, बट जो बच्चे अभी अभी बोल रहे हैं कि मैम ऐसा वैसा, ये अच्छा वो अच्छा, आई कंप्लीटली अग्री। ठीक है, जो आप मुझे बोल रहे हो या आप दूसरे टीचर्स को भी बोलते हो, ऐसा नहीं कि आप खाली मुझे बोल रहे हो, आप हर जगह नेगेटिविटी फैलाने का ही काम होता है ये बच्चों का। पर एट द एंड आपको ये पता नहीं है कि टीचर जो ऑन कैमरा पढ़ाता है वो ऑफ कैमरा वही टीचर का जो आप नाम लेके बोल रहे हो उसी से बात करता है। ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, पर मेरी रेगुलर बेसिस पे हर एक एडटेक से बात होती रहती है, हर एक एडटेक के जो टीचर्स होते हैं उनसे हम लोग हमेशा बात करते रहते हैं, वी ऑल आर फ्रेंड्स। तो हमको जरा भी फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल में वो लोग खुद बोलते रहते हैं कि अरे आप लोग का नाम आ रहा था, वेदांतु का नाम आ रहा था, ये अच्छा वो अच्छा। तो हम, आपकी जो बातें होती है उस पे हम हंसते हैं, लिटरली हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं आप लोग का, और आप लोग हमारे लिए लड़ते हो। तो ये सब करने का कुछ लॉजिक नहीं बनता। ठीक है, और आफ्टर दिस सेशन आई एम गोइंग टू ब्लॉक ऑल दी स्पैमर्स जो मुझे पूरे लेक्चर में जिन्होंने भी तंग किया है ना, क्योंकि आप लोग मुझे चाहिए ही नहीं, आप लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरा मन यहाँ पे बहुत भटकता है। क्योंकि मुझे पता है कि मैं कितने एनर्जी के साथ और कितने प्यार से आती हूँ। हम कोई भी टीचर, खाली मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी टीचर जो भी अटेक में कितनी डिफिकल्टीज और स्ट्रगल से गुजरता है वो हमको ही पता है। रात रात दिन तक हम जो आपका कंटेंट बनाते हैं, सोचते रहते हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से बेस्ट टू बेस्ट सर्विस देनी चाहिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। वो चीज हमको ही पता है हम क्या करते हैं। ठीक है, सो जब ये सब चीजें होती है ना, तब दिल में बुरा लगता है कि यार, आप मानोगे नहीं, अभी मेरा फिर से बैक टू बैक लेक्चर है, अभी फिर से लाइक अभी 10 मिनट्स में मेरा फिर से लेक्चर है। अब उस 10 मिनट्स में मुझे मुझे पता नहीं है कि मैं क्या करूंगी, क्योंकि मुझे अभी रिकॉर्डिंग्स भी बाकी है, मेरा नेक्स्ट लाइव है वो भी फिर से 2 घंटे का, मेरा पूरा दिन मैराथन है, और अभी तक मैंने लंच या कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ खाना भी नहीं खाया है। और ऊपर से जो बच्चे बोल के जाते हैं उसमें फिर बुरा लगता है, और फिर उसमें ऐसा लगता है कि फिर कर क्यों रहे हैं हम, किसके लिए कर रहे हैं। ठीक है, और जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं ना उनको कर्मा मिलेगा, जरूर कर्मा मिलेगा। आप लोग को लग रहा है कि हम बहुत कूल बन रहे हैं क्लास में, बट आपको जब ये मार्क्स आएंगे ना तब आपको खुद को रियलाइज होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, क्या कर रहा हूँ, तब आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा। क्योंकि मैंने तो अपनी लाइफ बना ली है, ठीक है, मेरा अच्छा खासा करियर चल रहा है, आपका करियर मैं बनाना चाहती हूँ, पर आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो मैं भी आपको हेल्प नहीं कर सकती हूँ। तो जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग खाली करिए, आप इन स्पैमर्स या इन जो बच्चे होते हैं ना, बच्चे आखिर में बच्चे बोलना ही नहीं चाहते, वो लोग पेड प्रमोशन करने आते हैं लिटरली, मुझे सब सब चीज पता है। उनका कुछ होने नहीं वाला लाइफ में। जिनको करना है लाइफ में कुछ अपना नाम क्रिएट करना है, अपने माँ बाप का नाम क्रिएट करना है, वो लोग करिए, इन लोगों के पीछे आप मत पड़िए। ठीक है, कीप स्माइलिंग, कीप डूइंग योर स्टडीज, कीप स्ट्रगलिंग। So this is a Krushi ma'am signing off. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. Till then, keep smiling. Take care. Bye everyone.